जी हाँ, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 8 चरणों में बंगाल का चुनाव होगा। 8 चरणों में, और तारीख नोट कर लीजिए, 2 मई रविवार का दिन होगा। 2 मई को नतीजे आ जाएंगे। 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है, 2 मई को पता लग जाएगा। मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं, बंगाल में विधानसभा चुनाव 294 सीटें, 8 चरण। पहला 27 मार्च को पहला चरण का चुनाव, फिर 1 अप्रैल, फिर 6 अप्रैल, फिर 10, 17, 22, 26, 29 अप्रैल। आपको बता दें, इसके अलावा असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव। तमिलनाडु 234 विधानसभा सीटें, 1 चरण में चुनाव। केरल 140 सीटें, 1 चरण में चुनाव। पुडुचेरी 30 सीटें, 1 चरण में चुनाव। पश्चिम बंगाल 294 सीटें, 8 चरणों में चुनाव। और असम 126 सीटें, 3 चरणों में चुनाव। वोटिंग जो है वो वोटिंग का वक्त 1 घंटा ज्यादा होगा। वो तमाम डिटेल्स इसके अलावा दी गई हैं, लेकिन चुनाव नतीजे जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 मई 2021। 5 राज्यों में किसकी सरकार, बंगाल में ममता की वापसी या फिर कमल खिलेगा, क्या होगा, ये 2 मई को पता लग जाएगा। 5 राज्यों के नतीजे जो हैं, जो वोटों की गिनती है, वो 2 मई को होगी। हमारे साथ रवि त्रिपाठी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, और रविंद्र जी मीडिया संवाददाता मेरे साथ, 2 रिपोर्टर्स इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, 8 चरणों में बंगाल का चुनाव, पिछली बार कितने चरणों में था ये, रवि? जी बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार 6 चरण में मतदान था, और इस बार माना जा रहा था, क्योंकि एक तो कोरोना प्लस सिक्योरिटी, जो सुरक्षा के हालात हैं, जिस तरह से वहाँ हालात है पश्चिम बंगाल में, जो सिक्योरिटी का जायजा लिया चुनाव आयोग ने, वैसी स्थिति को देखते हुए 8 चरण में मतदान कराने का फैसला किया गया। तो 6 से 8 हुआ है पश्चिम बंगाल में। असम में 2 से 3 हुआ है। ये जो बदलाव है, 2 बड़े बदलाव किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये माना जा रहा था कि चुनाव आयोग होली के बाद इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा, लेकिन चुनाव आयोग के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि होली से ठीक पहले, 29 तारीख को होली है, 28 को होलिका दहन है, और उससे एक दिन पहले किसका होलिका दहन होगा और किसकी होली मनेगी। वैसे होली में कहा जाता है कि सब लोग दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो क्या राजनीतिक नेता गले मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि चुनाव का दौर रहेगा, चुनाव अपने स्वभाव पे रहेगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे राज्य हैं जिनमें अप्रैल में मतदान होना है, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे तमिलनाडु हो या केरल हो। तो दिलचस्प चुनाव होने वाला। होली के माहौल से चुनाव शुरू होगा, और जाते जाते गर्मी का मौसम रहेगा। 2 मई को जब नतीजे आएंगे तो ठीक ठाक गर्मी पड़ रही होगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे फिर तमाम और राज्यों में हो। तो मौसम खुशनुमा मौसम, मतलब बसंत के साथ चुनाव का शुरुआत और गर्मी के साथ चुनाव का अंत होगा। और चुनाव कौन जीतेगा है तो अलग बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों ही तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो। और बीजेपी और टीएमसी का खेल बिगाड़ने के लिए जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी मैदान में है, और दूसरे एक और मुस्लिम नेता जिन्होंने अपना मोर्चा बना रखा है वो है, तो कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण की राजनीति होगी, जहां जैसे असम और पश्चिम बंगाल, ये मान के चलिए कि अगर यहाँ ध्रुवीकरण होता है, यहाँ पोलराइजेशन होता है, तो बीजेपी को सीधा फायदा होगा, और बीजेपी असम में अपनी सरकार होगा नहीं होगा 2 मई को पता लगेगा। लेकिन अब किसको क्या फायदा होगा? 2 मई 2021, 2 मई तारीख, जब वोटों की गिनती, किसकी सरकार, 5 राज्यों में। रविंद्र जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पूरा होमवर्क किया है? इलेक्शन कमीशन ने डेट्स का ध्यान, रविवार हैं ज्यादा, जितने भी मैं डेट देख रहा हूँ 27 तारीख को, ज्यादा संडेज हैं। रविंद्र, देखिए बिल्कुल 8 फेज में, अगर पश्चिम बंगाल की केवल बात करें तो 8 फेजों में हो रहा, और हर फेज में अगर देखा जाए तो 30 से 40 के बीच में विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया है। तो कहीं न कहीं, और 2 लाख के करीब हर फेज में पैरामिलिट्री फोर्सेज को लगाया जाएगा। तो जो बीजेपी की वहां डिमांड थी, और जो वहां के हालात हैं, जिस तरह से वहां पर हिंसा का माहौल रहता है और हिंसा देखने को मिलता है, उसको कंटेन करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, और मतदाताओं में एक भरोसा देने के लिए कि आप बिना डर के, बिना भय के आप जाकर मतदान करिए, जिसको भी मतदान करना है, ये इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करने की कोशिश की है 8 फेज के चुनाव में। और जाहिर सी बात है, असम में भी आप वही बात है जैसे रवि बता रहे थे, कोरोना भी है, और सुरक्षा को देखते हुए भी वहां 3 फेज में किया गया, पिछली बार 2 फेज में किया गया था। ये 2 महत्वपूर्ण राज्य जो है चुनाव की दृष्टि से, बीजेपी की दृष्टि से, और भारत की सियासी आगे आने वाली सियासत की दृष्टि से भी ये दोनों राज्य काफी अहम होंगे, न सिर्फ कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, बल्कि विपक्षी दल के लिए और एनडीए गठबंधन को देखते हुए भी। हमारे साथ जयपाल जी मीडिया संवाददाता, वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जयपाल, अगर दक्षिण की बात करें, तमिलनाडु 234 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एक ही चरण में चुनाव हो रहा है।
जी बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो पूरे दक्षिण भारत की जो 3 स्टेट हैं यानी पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल, इन सबों के लिए एक ही तारीख तय की गई है, वो है 6 अप्रैल। और उसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पर जो अगर हम चुनाव का इतिहास देखें तो बहुत ज़्यादा हिंसा की स्थिति नहीं मिलती है और जो चुनाव होते हैं वो बहुत ही एक अनुशासित तरीके से होते हैं। तो इसलिए चुनाव आयोग को शायद ये लगा है कि इस पूरे जो दक्षिण भारत की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी चुनाव की तारीखों का एक ही साथ ऐलान किया है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह की कोविड की स्थिति है उसके अंदर में बहुत ज्यादा एक स्टेट से दूसरे स्टेट कार्यकर्ताओं का जाना आना ना हो, उसको भी लगता है सीमित करने की कोशिश की है और इसीलिए तीनों ही जगह पर जो है चुनाव वो 6 अप्रैल को तय कर दिए हैं। अजय आलोक जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ है, लेफ्ट से सुनीत चोपड़ा और टीएमसी से दिनेश जी और सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आलोक मेहता सीनियर जर्नलिस्ट आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आलोक जी आपसे शुरू कर रहा हूं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, 4 दशकों का अनुभव है पत्रकारिता में, काफी चीजों का ध्यान रखा गया आलोक जी इसमें। जो पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव, तारीखें मैं बता चुका हूं, 2 मई को नतीजे। आलोक जी। जी अमन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल, असम, खास करके असम और बंगाल का जो चुनाव है, तमिलनाडु तो है ही महत्वपूर्ण होता है दक्षिण भारत की दृष्टि से, लेकिन बंगाल सबसे बड़ा एक, जैसे कहते हैं इस बार एक सभी पार्टियों के लिए एक निर्णायक भूमिका भविष्य की दृष्टि से है। और असम इसलिए मैं कहता हूं कि पूर्वोत्तर, हमने अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव स्थानीय देखे, ये दुनिया के लिए एक निशानी है कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। आपने देखा होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरोड़ा जी ने क्या कहा, बिहार के चुनाव में कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह से दिखाया। पिछली बार भी असम में चुनाव में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा और बंगाल में तो चाहे ममता दीदी हैं, उनके भी समर्थक होंगे, लेकिन उसके बाद भी दूसरी तरफ मोदी जी के भी जो समर्थक है, क्योंकि दोनों लड़ाई वहां पर तो तृणमूल और बीजेपी की मान रहे हैं और बीजेपी भी दावा करेगी और ममता जी करेंगी, हम और आप अभी नहीं, लेकिन इस समय जो घोषणा की गई है और कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्वक अधिकाधिक हो सके, बिहार में जिस तरह से, जम्मू कश्मीर में जितना शांतिपूर्वक हुआ, हमें विश्वास है कि हमारे सुरक्षा बल, हमारे जो वहां पर व्यवस्था होगी देश की, वो दुनिया को दिखाएंगे कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। अभी हिंसा की बहुत घटनाएं हुई हैं, 150-200 लोग भाजपा के मारे गए, बल्कि देखा जाए तो एक साल में तो 300 लोग मारे गए और बड़ी हिंसा की घटनाएं होती रही हैं। ठीक है, इसके बावजूद अब इलेक्शन के समय में हमारी आपकी कोशिश होगी, कामना होगी और इलेक्शन कमीशन और भारत की कामना है, ठीक है, कि चलिए मैं एक कमेंट ले लेता हूं। टीएमसी से दिनेश सिंह जुड़ गए हैं, सुनीत चोपड़ा हैं और अजय आलोक हैं। पहले मैं अजय आलोक आपके पास आ रहा हूं, नजर तो सबकी बंगाल पर। अजय, सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हैं, पहले अजय आलोक। नहीं, निश्चित तौर पे चुनाव आयोग की घोषणा का सभी राजनीतिक दल स्वागत करेंगे, हम लोग भी स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि देखिए असम में और बंगाल में चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वहां पे जमीन पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और जितने फोर्सेस इसलिए डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं क्योंकि सिर्फ बूथ पे दिक्कत नहीं है बंगाल में बूथ पे पहुंचने में भी दिक्कत होगी। इसकी भी चिंता चुनाव आयोग को करनी होगी कि कोई वोटर अगर घर से निकल के बूथ पे जा रहा है, अगर 1 किलोमीटर की दूरी है, तो वहां पे भी बीच में उसको धमकाया जा सकता है। तो इन सब एंगल्स को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये सब निश्चित अरेंजमेंट्स किया है। तो इसके लिए चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई। और मतदाता फैसला करेंगे कि उन्हें क्या चाहिए और इसका तो विस्तृतीकरण 2 मई को ही हो जाएगा। और बंगाल की जनता, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, सबकी जनता को बहुत बहुत बधाई। इस लोकतंत्र के पर्व में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय होकर निकले। बिहार ने दिखाया है कि कोरोना के होते हुए भी 58% की पोलिंग हुई, महिला की भागीदारी 59% की थी जी। हम उम्मीद करते हैं अब तो कोरोना का प्रकोप भी कम हो रहा है, वैक्सीन आ चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कीजिए और एक स्वच्छ लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र का परिचायक पूरा भारत फिर बनेगा। त्रिवेदी जी, 5 राज्यों में से एक में आपकी सरकार बीजेपी 5 में से एक में है फिलहाल, और बंगाल में तो आपका बुरा हाल, 3 सीटें। लोकसभा में अच्छा किया, नजर बंगाल पर। देखिए, आपने जैसा कहा कि हमारा हाल ये कि 3 सीटें और बंगाल में तीनों पार्टियां, टीएमसी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस, लड़ाई हमसे मान
मान रही हैं। इसका अर्थ हुआ, शायद आपको भी अपनी स्मृति में कभी ध्यान नहीं होगा कि कोई ऐसा भी राज्य है जहां 3 सीटें हों और उसके बावजूद उसी से सारे लोग अपनी लड़ाई मान रहे हो। तो ये बंगाल के बदलते हुए वातावरण, बदलते हुए मनोविज्ञान का परिचायक है। आज जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है, तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे अभी अजय आलोक जी कह रहे थे, एक दौर हुआ करता था जब बिहार के चुनाव को सर्वाधिक हिंसात्मक और रक्तरंजित चुनाव माना जाता था। आज वो चुनौती बंगाल के सामने खड़ी है। इसीलिए चुनाव आयोग ने संभवतः गहन विचार विमर्श के बाद 8 चरणों में मतदान कराने का निर्णय लिया है। तो यह लोकतंत्र का पर्व है, परंतु यह भी देखना होगा चुनाव आयोग को भी और पश्चिम बंगाल की जनता को भी कि बंगाल में वह पर्व अपनी कसौटी पर कितना खरा उतरता है। चुनावी हार जीत का जहां तक प्रश्न है वो एक अलग विषय है। आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। चुनाव जीत के लिए हम आश्वस्त हैं, परंतु आज यह विषय है कि चुनाव किस प्रकार से भय और भय के वातावरण से अलग निष्पक्ष रूप से निडर होकर सभी लोगों को अपने मन मुताबिक मत देने का अधिकार। अजय आलोक और सुधांशु त्रिवेदी ने दोनों एक तरफ इशारा किया। वो मैं दिनेश सिंह जो कि टीएमसी से, उनसे जवाब ले लेता हूं। दिनेश सिंह, अजय आलोक और त्रिवेदी जी ने दोनों ने एक तरफ इशारा किया। बंगाल में 294 सीट्स, इलेक्शन 8 चरणों में। तमिलनाडु में 234 सीटें, इलेक्शन 1 फेज में। ये बताता बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को। हाँ, इसको तो हम सभी तो अधीर आग्रह से थे कि निर्वाचन कमीशन से निर्वाचन का दिन कब तय होगा और कब उसका ऐलान होगा। उसका आज ऐलान हुआ, तो इसको हम लोग स्वागत करते हैं। मगर जो चीज जो दर्शाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का वातावरण है, इसलिए 8 चरणों में यहाँ चुनाव निर्वाचन कमीशन के द्वारा करवाया जा रहा है, यह बात पूरी जो अपने आप में जो है सो गलत है। भारतवर्ष के अन्य राज्यों में भी जहां राजनीतिक गर्मा गर्मी रहती है, वहां देखा जा रहा है कि 1 चरण में, 2 चरण और 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के साथ यह एक भेदभाव का यह सिद्धांत है। 8 चरणों में चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं थी। कम चरणों में भी चुनाव यहाँ संपन्न कराए जा सकते थे, भेदभाव लग रहा है, जिससे देश के खर्चों पे कुछ अंकुश होता। चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है बंगाल के साथ, आपको ये लग रहा है? में हो या 10 चरणों में हो, इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीतेगी। चाहे जितने चरणों में चुनाव कमीशन को चुनाव करवाना है वो करवा ले। दिनेश जी, आपको ये लग रहा है कि बंगाल में, दिनेश जी मेरे साथ विशाल भी जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता, वो बंगाल में ही है। विशाल के पास भी चलेंगे, लेकिन एक कमेंट सुनील चोपड़ा का आपसे। लेकिन दिनेश जी, बस एक आपसे, क्योंकि मैं क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव, भेदभाव आपके हिसाब से, चुनाव आयोग का भेदभाव बंगाल के साथ, आप ये कह रहे हैं? चुनाव आयोग को निष्पक्ष अगर भाजपा काम करने दे, तब तो भारतवर्ष के किसी भी सिस्टम को, किसी भी तंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष काम करने के लायक छोड़ा ही नहीं है। तो ये डेट्स बीजेपी ने फाइनल करी है, चाहे बीसीआरई, ये चरण और डेट्स बीजेपी ने फाइनल करी है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सब के सब तो पक्षपात से भरे हुए हैं। भाजपा के द्वारा, भाजपा के तरफ से जो कहा जाएगा उसी को करना है। तो ये डेट्स, ये इलेक्शन डेट्स और ये चरण बीजेपी ने तय करें, ये बीजेपी ने तय करें। जो बीजेपी के द्वारा कहा जाएगा उसी को करना है। भारतवर्ष में चाहे जो भी सिस्टम हो, हमने सब सिस्टम को कहा। जी, ये राज हमें नहीं पता था, ये अभी टीएमसी वाले बता रहे हैं कि ये चुनाव आयोग तो चेहरा था, डेट्स वगैरह सब आपने फाइनलाइज कर रही है, ये सब कुछ आपने बताया। ये सब, ये अभी टीएमसी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है दिनेश सिंह, वो ये कह रहे हैं। ऐसा है, राज नहीं बता रहा अमन जी, ये राज नहीं बता रहे हैं। ऐसा ही राज नहीं बता रहे, अपने मन का मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार चल रही है पश्चिम बंगाल में, जो कहा गया है अमित शाह जी के द्वारा, पूरी तरह व्यवस्था का राजनीतिकरण कर दिया है। जैसी नजर है वैसा ही नजारा दिखाई पड़ रहा है। जिस रंग का चश्मा लगा रखा है उसी ढंग का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। तो मैं मानता हूं कि वो चुनाव आयोग पर आक्षेप लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने वास्तविक मनोभाव को उजागर कर रहे हैं। अभी तो चुनाव हुआ नहीं, पहले ये सरेंडर वाली मुद्रा नजर आती है। पहले ही आपको लगता है कुछ फिशी है, कुछ गड़बड़ है, चुनाव लड़ लीजिए, हो सकता है जीत जाए, हो सकता है बंगाल की जनता राम राम बीजेपी को कर दे, ममता को ना करे। किसको राम राम करेगी बंगाल की जनता? संभावित हार की पेशबंदी नहीं, अभी से थोड़ी ना, एक बार चुनाव होने दीजिए ना। आपको ऐसे अभी से लग रहा है हार की पेशबंदी। अच्छा, संभावित हार की पेशबंदी है दिनेश जी। विनय जी, बंगाल में भाजपा की कतई जीत नहीं होने वाली है। बंगाल में
फिर तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं सुनीत चोपड़ा आपके पास जाऊं। आलोक मेहता 30 सेकंड, आलोक मेहता कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आलोक मेहता 30 सेकंड। जी आनंद जी, अपने मित्रों को बता दीजिए कि चुनाव आयोग राज्य सरकारों से, चूंकि कानून व्यवस्था राज्य का भी विषय है, राज्य का ही विषय है, इसलिए वहां की राज्य प्रशासन से, सरकार से विचार विमर्श की डेट तय होती है। ठीक है, बीजेपी की बात किसी हर राज्य में राज्य सरकार से भी राय ली जाती है और उनकी आवश्यकता के हिसाब से बल भेजा जाता है। नहीं, अब ये संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाएंगे। वहां की सरकार, ममता की सरकार, सीबीआई पर सवाल, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल, चुनाव आयोग पर सवाल, सब मिले हुए हैं। बीजेपी ने डेट्स अनाउंस कराई है, ये नया आज पता लगा। बहरहाल सुनीत चोपड़ा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद विशाल पांडे जी, मीडिया संवाददाता बंगाल से, कोलकाता से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पहले चोपड़ा जी, सुनीत चोपड़ा जी, केरल आखिरी गढ़ बचाना बहुत जरूरी, वरना जेएनयू रह जाएगा सिर्फ। क्या जी? केरल आखिरी गढ़ बचाना जरूरी, वरना सिर्फ जेएनयू रह जाएगा। देखो, केरल को बचाने का कोई समस्या नहीं है। बंगाल में जो हो रहा है उसमें ईवीएम को भी देखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ेगा, वायलेंस को भी देखना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं स्पष्ट कि मुझे मालूम था कि छोड़िए ना, लड़ी क्यों रहे हैं, बाद में भी ये रोना है, लड़ी क्यों रहे हैं, बंगाल और असम में मुझे मालूम था कि ऐसा होगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने देखा है वो चुनाव बंसीलाल और चंद्रावती का हरियाणा में। हम लोग अंत तक वोट को गार्ड करते रहे। जनता को अपनी वोट भी गार्ड करनी पड़ेगी, मशीनों को भी देखना पड़ेगा और अफसरों के हस्तक्षेप को भी देखना पड़ेगा। चुनाव से पहले क्यों हार मान लेते हैं आप लोग? ये चुनाव से पहले हार नहीं माननी चाहिए ना चोपड़ा जी, लड़िए तो हो सकता है जीत जाए। अभी से आपको लग रहा है मुश्किल है। बीजेपी एकमात्र दल है जिसकी हार होगी, तो फिर लड़िए ना, बता रहा हूं। तो फिर ईवीएम का रोना बीजेपी रोएगी, आप क्यों रो रहे हैं? फिर ईवीएम का रोना बीजेपी को रोने दीजिए ना, आप क्यों रो रहे हैं? अजय आलोक, उसके बाद विशाल। अजय आलोक, उसके बाद विशाल। अजय आलोक ने बिहार में किया। ठीक है सर, ठीक। अजय आलोक जल्दी से। सुनीत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और ईवीएम दोनों को देखना पड़ेगा। लेकिन जब कांग्रेस पंजाब में जीतती है तब सुनीत जी ईवीएम पे कुछ नहीं बोलते हैं, छत्तीसगढ़ जीतती है तो ईवीएम पे कुछ नहीं बोलते हैं, बिहार में ईवीएम पे कुछ नहीं बोला क्योंकि इस बार लेफ्ट को पहली बार 12 सीट आ गई। हाँ, अभी ईवीएम का गाना गाने लगे। एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात रही, वो तो कल सुबह से ही चुनाव आयोग अपना काम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन से। ये चुने जितने राजनीतिक लोग एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए उनको साफ करने की जरूरत होगी। इसकी तो हम लोग भी पुरजोर वकालत करेंगे कि कोई जो सरकार का नुमाइंदा एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ है और वो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, वो कृपया निष्पक्ष हो जाए, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन तो ममता दी के हाथ से निकल जाएगा कल से। विशाल पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गया। विशाल, एक कमेंट आपका, फिर मुझे ब्रेक पर जाना। विशाल, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, बंगाल में हैं, 8 चरणों में चुनाव, जरूरत भी थी। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की हिंसा का माहौल बंगाल में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बहुत जरूरी था, बहुत मस्ट था ये कि 8 ज्यादा से ज्यादा चरणों में चुनाव हो। 8 चरणों में चुनाव बंगाल में। विशाल, विशाल आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ये सवाल त्रिवेदी जी आपसे, मुझे ब्रेक पर जाना है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सवाल आपसे, क्योंकि यही कहा जा रहा है तमिलनाडु में भी 234 सीटें, वहां 1 चरण में चुनाव हो रहा है, यहां 294 है, यहां 8 चरणों में चुनाव। राज्य का फर्क दिख रहा है मेरे ख्याल से। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है त्रिवेदी जी? बिल्कुल राज्य का फर्क है। जैसा मैंने कहा, एक जमाने में सबसे ज्यादा चरणों में चुनाव बिहार में हुआ करते थे, आज सबसे ज्यादा चरणों में चुनाव बंगाल में हो रहे हैं। सुनीत चोपड़ा जी ने कहा कि बंगाल में जो हो रहा है वो महत्वपूर्ण है, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस साथ साथ हैं, तो स्पष्ट रूप से बता दें केरल में भी साथ साथ हैं क्या? और केरल में राहुल गांधी जी और कम्युनिस्ट नेता एक साथ राष्ट्रपति भवन में जाते हैं ज्ञापन देने के लिए, तो क्या केरल में यूडीएफ एलडीएफ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है? और तीसरा, सुनीत चोपड़ा जी, आप तो उस राज्य से आते हैं जहां के लोग बड़े समझदार होते हैं, मुद्दों को समझते हैं। हम लोग उस राज्य से हैं जहां सतही हैं, बकौल राहुल गांधी। तो उनको जरा ये भी चुनाव में समझा दिया है कि नहीं आपने कि एपीएमसी एक्ट केरल में नहीं है, वो काला कानून तथा कथित जो है वो केरल में लागू है, फिर भी किसान पूरी तरीके से खुशहाल है। तो इस मुद्दे पे आप दोनों साथ साथ हैं केरल में, या यहाँ पर अलग अलग? दिल्ली में साथ है और केरल में टाइम लेना है। देखिए, ताजगी भरा माहौल होता है ना केरल में, तो केरल में जाते ही राहुल गांधी थोड़ी ताजगी महसूस करते हैं। आप किसकी ताजगी रहेगी, किसकी ताजगी बनी रहेगी, किसकी ताजगी उड़ेगी,
चलिए पता लगेगा। ठीक है चोपड़ा जी, अभी नहीं, अभी सरेंडर मत करिए चोपड़ा जी, लड़िए ना एक बार चुनाव, फिर देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। 2 मई। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, ताल ठोक के देख लेते हैं। छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.